यानी किडनी की जो बीमारी है, किसी बीमारी के दौरान में मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट या बीमारी के साइड इफ़ेक्ट की वजह से होती है, जिसे आप कह रहे हैं कि एक्यूट किडनी डिसीज़ जो होता है, जी, एक्यूट ये किडनी इंजरी जो होता है। एक्यूट किडनी इंजरी जो है, वो रिवर्सिबल है, जी, वो तो अच्छी हो जाएँगी, वो टाइम बीइंग के लिए है। जी, इसमें से जैसे आपने कहा कि कुछ बीमारियों के कुछ दवाओं के कारण, तो कई बार पेन किलर्स बहुत ज़्यादा खाने से या कुछ हर्बल मेडिसिन्स खा लेने से जी, या कुछ अनप्रिस्क्राइब्ड जड़ी बूटियाँ जो ऐसी दवाई ये भी किडनी को अफ़ेक्ट कर सकती है। जी, तो हमें ऐसी दवाइयों से अपने मन से कोई भी एंटीबायोटिक ना खाएँ, जी। बहुत ज़्यादा दर्द की दवाइयाँ ना खाएँ या बहुत ज़्यादा या ऐसी कोई दवाइयाँ हर्बल मेडिसिन्स या जो अनप्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन्स है, उन्हें हमें लेने से बचना है। अपने मन से कोई भी एंटीबायोटिक ना खाएँ और जी, जो भी एंटीबायोटिक की दवाइयाँ हैं, हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह से लेना चाहिए। लेना चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप समझ रहे हैं किडनी के बारे में, और एक तो ये पता चल गया है कि अगर आपको बीमारी के दौरान किडनी पे कोई असर आया है जो वापस हो सकता है, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो हमारे शो का मकसद ये है कि आपको घबराने से बचाया जा सके, क्योंकि आप जब तक के शांत दिमाग से अपनी बीमारी को डील नहीं करेंगे, अपने पेशेंट के साथ में उसकी हौसला अफ़ज़ाई नहीं करेंगे, तब तक कि आप परेशानी से भागते रहेंगे, और परेशानी से भागना सॉल्यूशन नहीं है। परेशानी का सामना करना, बीमारी का सामना करना सॉल्यूशन है। हमारा मकसद है कि आपको बीमारी के बारे में जागरूक करके खुद भी है तो कॉन्शियस बनाया जाए, और फैमिली मेंबर को भी वो स्टेज प्रदान किया जाए जिससे कि वो अपने पेशेंट को बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान रख सके। तो सर, जैसा कि अभी किडनी के डायलिसिस की तरफ हम आते हैं, एक जो बीमारी होती है कि सीकेडी, जिसमें किडनी को लास्ट स्टेज होता है। तो जैसा कि कैंसर में अलग अलग स्टेजेस होते हैं, तो वैसे ही किडनी एकदम से खराब होती है या धीरे धीरे हो जाती है? जैसे आपने कहा बिल्कुल सही कहा कि कैंसर की कुछ स्टेजेस होती है, वैसे ही किडनी फेलियर की या सीकेडी की भी कुछ स्टेजेस होती है। जैसे हम लोग जी, कहते हैं सीकेडी स्टेज 1 से 5 तक। जी, सीकेडी स्टेज 5 के बाद हम लोग इसे ईएसआरडी कहते हैं या एंड स्टेज किडनी डिजीज कहते हैं, जहाँ पे पेशेंट को रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी की जरूरत होती है। रीनल जी। रिप्लेसमेंट थेरेपी का मतलब है पेशेंट को आर आइदर उसे हीमोडायलिसिस की जरूरत पड़ेगी या पेरिटोनियल डायलिसिस की या किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ेगी। जी, तो किडनी स्टेज 1 से किडनी स्टेज 5, इस बीच अगर हमें किडनी की बीमारी के बारे में स्क्रीनिंग के दौरान हमें अगर पता चल जाता है कि हम लोग किडनी की बीमारी से ग्रस्त हैं, तो हम लोग जैसे मैंने कहा डाइट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस और नियमित रूप से दवाओं के कारण जो किडनी डिजीज का जो प्रोग्रेशन है उसे जी। हम लोग स्लो कर पाएंगे, और जो उसकी रफ्तार है किडनी खराब होने की जो रफ्तार है उसे हम लोग स्लो कर पाएंगे, ताकि जो डायलिसिस की स्टेज है उसे हम लोग थोड़ा देर से या जितनी दूर है उतना देरी के बाद हम लोग डायलिसिस की स्टेज पे पहुंचे। रोहित सर, जैसा भी आपने बताया कि किडनी के 5 स्टेजेस होते हैं, जी, तो पहले 4 स्टेजेस जो है वो मेडिकेशन से ही ट्रीट किए जा सकते हैं, बिल्कुल। और 5वें स्टेज पे जाने के बाद में फिर डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। जी, तो मानसिकता ये हो गई है कि डायलिसिस पे अगर एक बार पेशेंट चला गया है, तो अब वो खत्म हो जाएगा लाइफ से, उसके लिए जीवन में कुछ बचा नहीं है। तो क्या ये सच्चाई है? नहीं, ये बिल्कुल गलत धारणा है। अगर मरीज को डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती भी है, तो बिल्कुल बेशक पेशेंट को डायलिसिस करवाना चाहिए। डायलिसिस जैसे मैंने कहा कि 3 जो है हीमोडायलिसिस एक होता है, जिसमें हम लोग खून का डायलिसिस जिसे कहते हैं, जो मशीन के जो हीमोडायलिसिस मशीन के ऊपर किया जाता है, और एक होता है पेरिटोनियल डायलिसिस, जिसे हम लोग पेट का डायलिसिस कहते हैं। जी, हीमोडायलिसिस के लिए मरीज को हफ्ते में 2 या 3 बार हॉस्पिटल जाकर उसको डायलिसिस करवाना होता है, और एक सेशन 4 घंटा चलता है। तो एक हफ्ते में उसे 2 या 3 बार हॉस्पिटल में जाके डायलिसिस करवाना पड़ता है 4 घंटे के लिए। जी, आइडियली हफ्ते में 3 बार होना चाहिए, लेकिन शुरुआती तौर पे अगर मरीज के बाकी सिम्टम्स है, मरीज को यूरिन अच्छे से हो रहा है या ठीक ठाक हो रहा है, तो इनिशियली 2 बार डायलिसिस से भी शुरुआत की जा सकती है। लेकिन डायलिसिस करवाने के बाद भी हमने कई सारे मरीजों को देखा है जो मॉर्निंग में सुबह 6 से 10 की शिफ्ट में डायलिसिस कराते हैं, उसके बाद 10 से 5 अपना जो भी नॉर्मल ऑफिस वर्क है, कुछ लोग टीचर्स हैं, कुछ एडवोकेट्स हैं, कुछ बिजनेसमैन हैं, वो अपना काम कर सकते हैं। तो ये बहुत ही एक गलत मिथ है कि अगर पेशेंट को डायलिसिस शुरू हो गया तो बस मतलब जो मरीज का जीवन है वो बिल्कुल समाप्त हो गया, अब कुछ नहीं कर सकता, या मरीज बेड रिडन है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, एक मिथ है। यानी कि डायलिसिस के जो पेशेंट हैं, उनको घर से बाहर निकलना चाहिए, अपनी दिनचर्या के हिसाब से ज़िंदगी जीना चाहिए। घर बिल्कुल, के हैं तो घर में कैद हो जाना चाहिए। बिल्कुल। डायलिसिस के मरीज डायलिसिस के साथ अपना नॉर्मल जीवन जी सकते हैं, नॉर्मल काम कर सकते हैं, स्टूडेंट्स पढ़ाई कर सकते हैं, और जो होम मेकर्स हैं, गृहिणियाँ हैं, वो अपना काम भी बेशक कर सकती है। जैसा किडनी डिजीज पर हम बात कर रहे हैं, तो क्या किडनी का फेल होना, किडनी के 5वें स्टेज पे पहुंचना इंसान के जीवन के समाप्ति की ओर ले जाने वाली बीमारी है, या डायलिसिस पे भी उसको सरवाइव करने के ऑप्शंस है या चांसेस है? बिल्कुल।
जैसे मैंने कहा कि हीमोडायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट, इनमें सबसे जो अच्छा ट्रीटमेंट ऑप्शन जो उपलब्ध है वो होता है किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद एक बिल्कुल आप एक नॉर्मल जीवन अपना जी सकते हैं और अपना जो भी आपकी दिनचर्या है, आप जो काम कर रहे हैं उसे आप बिल्कुल अच्छे से कर सकते हैं। सर, हमने देखा है कि किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर के लोग बहुत डरते हैं, जी। डोनर्स भी जी। और पेशेंट्स भी। जी। तो क्या ये डर वाली चीज़ है? बिल्कुल नहीं। किडनी ट्रांसप्लांट की अगर हम लोग बात करें तो जनरली दो तरह के किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं। एक होता है लाइव किडनी ट्रांसप्लांट और एक होता है डिजीज डोनर। डिजीज डोनर का मतलब है दुर्भाग्यवश जब दुर्घटना में किसी की मृत्यु हो जाती है या किसी जी। और कारण से मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे में जो ब्रेन डेड मरीज है जी। उनका जो किडनी प्रत्यारोपण या किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं, इसे हम लोग डिजीज डोनर या कैडेवरिक किडनी ट्रांसप्लांट कहा जाता है। जी। और जो दूसरा, जैसे मैंने कहा लाइव किडनी ट्रांसप्लांट या जो लाइव डोनर होता है, लाइव डोनर का मतलब है कि परिवार में से ही जो नियर रिलेटिव्स है, फिर चाहे वो माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी, जी। पत्नी, बच्चे और अब ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रैंड फादर को भी या ग्रैंड पेरेंट्स को और ग्रैंड चिल्ड्रन को भी इसमें इन्वॉल्व कर लिया गया है। तो Okay. दीज आर कॉल्ड एज, ये नियर रिलेटिव्स है, ये किडनी डोनेट कर सकते हैं। कर सकते हैं। जी। तो जो लाइव किडनी डोनर है, इसमें डोनर्स में भाई बहन, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, स्पाउस जैसे हस्बैंड या वाइफ, बच्चे और अभी उसमें ग्रैंड चिल्ड्रंस और ग्रैंड पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व कर दिया गया है। तो ये किडनी डोनेट अपने फैमिली मेम्बर्स को कर सकते हैं। किडनी ट्रांसप्लांट करने के बाद में क्या एक पेशेंट पूरी तरह से क्यूर हो जाता है? किडनी ट्रांसप्लांट करने के बाद में पेशेंट को कम से कम 7 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। 7 दिन का उनका स्टे होता है। डिपेंड करता है कि पेशेंट की जो कंडीशन है वो कैसी है। पहले 3 महीना पेशेंट को बहुत ध्यान रखना होता है, उसे मास्क पहनना होता है, उसे बहुत हाइजीनिक कंडीशंस में रहना होता है, क्योंकि पहले 3 महीना जो इम्यूनोसप्रेशन ड्रग्स होते हैं, चाहे वो स्टेरॉइड्स हो, टैक्रोलिमस हो या एमएमएफ हो, इनका जो डोज है वो हाई डोज होता है। तो पहले 3 महीने में मरीज को ध्यान रखना होता है, बहुत भीड़ भाड़ वाली जगहों में नहीं जाना चाहिए और एक सेफ एनवायरनमेंट में रहना चाहिए। इसके बाद आप अपना जो रूटीन है उसे बिल्कुल आप स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब जो ट्रीटमेंट्स है एचडी और आपका पीडी और केटी, जी। इसमें सबसे अच्छा जो ट्रीटमेंट सेक्शंस है वो किडनी ट्रांसप्लांट ही है। बिल्कुल सबसे अच्छा जो ट्रीटमेंट safe किडनी भी है। ट्रांसप्लांट है और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है लोगों में कि किडनी ट्रांसप्लांट फेल हो जाता है। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। अराउंड 90% ऑफ किडनी ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल होता है। हालांकि कुछ केसेस में हमने देखा है कि रिजेक्शन होता है, रिकरेंस ऑफ द प्राइमरी डिजीज होता है। इसका मतलब अगर कोई पेशेंट किसी प्राइमरी डिजीज से किडनी से ग्रसित है तो कई बार वही डिजीज ट्रांसप्लांट किडनी में भी आने की संभावना होती है, लेकिन इसका जो प्रमाण है वेरी करता है। 80 से 90% केसेस में किडनी ट्रांसप्लांट बहुत सक्सेसफुल माना जाता है। बहुत अच्छा पैटर्न माना जाता है। बिल्कुल। और कई बार जो डोनर के बारे में सवाल होते हैं कि क्या जिसने किडनी डोनेट की है वो अपना नॉर्मल जीवन जी सकते हैं, उनमें रिस्क कितना होता है। जी। तो जो किडनी डोनर है वो भी अपना बिल्कुल नॉर्मल जीवन जी सकते हैं। एक किडनी पे अपनी पूरी जिंदगी अच्छे से वो जी सकते हैं। कई बार जो किडनी डोनर्स है उनको अगर लॉन्ग टर्म में कोई खतरा है, अगर कोई हमें सवाल पूछता है तो उसमें खतरा ये हो सकता है कि उन मरीजों में भविष्य में ब्लड प्रेशर होने की संभावना हो सकती है, लेकिन ये संभावना उतनी ही होती है जितना कोई नॉन डोनर है। मान लीजिए अगर 2 पेशेंट हैं, एक ने किडनी डोनेट किया और एक ने किडनी डोनेट नहीं किया, तो किडनी डोनेट करने वालों को जो बीपी होने की संभावना है वो उतनी होगी जितना जिसने डोनेट नहीं की है। जी। डायलिसिस भी किया जा सकता है और आपने सर एक और जिक्र किया है। डायलिसिस तो बहुत कॉमन सी बात हो गई है, लोगों को पता चल चुका है। जी। पीडी का आपने जिक्र किया है, तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को पीडी समझा दीजिए। बिल्कुल, ये भी एक मोडालिटी है रेनल रिप्लेसमेंट थेरेपी की। पीडी का मतलब है पेरिटोनियल डायलिसिस। का मतलब है कि जो जैसे हम लोग आमतौर पर पेट वाला डायलिसिस भी कहते हैं, और क्या? हमारे पेट में पेरिटोनियल मेम्ब्रेन होती है और इन मेम्ब्रेन के बीच में पेरिटोनियल कैविटी होती है। मतलब जी। एक पेट में एक गैप है, जी। एक कैविटी है जिसमें हमें फ्लूइड इंस्टॉल करना होता है। 2 अच्छा। लीटर का फ्लूइड हम लोग डालते हैं। जी। फ्लूइड डालने में 10 मिनट का समय लगता है। पेट जी। के अंदर ये जो पानी है या जो फ्लूइड है वो 4 घंटा रहेगा जी। और 4 घंटे के बाद हमें इस फ्लूइड को ड्रेन कर देना होता है दूसरे बैग में। ओके। इसके लिए 10 मिनट का समय लगता है। जी। तो ये जो प्रक्रिया है दिन में 3 बार करनी होती है। अच्छा, हर मतलब 4 24 घंटे में से 12 घंटे जी। ये प्रक्रिया चलेंगी। जी, और 4 घंटा आपके पेट में पानी रहेगा। जी। दिन में 3 बार करना है। ठीक है। पेट में पानी डालने, इसका नाम होता है सीएपीडी, जैसे हम लोग कंटिन्यूअस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस कहते हैं। इसका मतलब ये है कि मरीज को पानी डालने के बाद
एक जगह रहने की जरूरत नहीं, वो अपना नॉर्मल सारा काम कर सकते हैं, ऑफिस में काम कर सकते हैं, घर में काम कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। यानी 10 मिनट में इंटेक हुआ, जी। फिर उसके बाद वो अपने काम पे 4 लग गया, घंटा 4 बिल्कुल रहना घंटे है और 10 मिनट में उसे फिर हमें ड्रेन करना है। ड्रेन कर देना है जी। 10 मिनट के बाद। जी। ऐसा दिन में 4 मरतबा ऐसे दिन में 3 बार करना है या 4 बार भी, ऐसा दिन में कम से कम 3 से 4 बार करना ओके, है। दिन में 3 से 4 बार करना है। तो फिर उसको हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ेगी जी, या घर इसका में भी कर एडवांटेज सकते ये है कि ऐसे में पेरिटोनियल डायलिसिस का एडवांटेज ये होता है कि उसको बार बार अस्पताल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मरीज अपना खुद डायलिसिस घर में कर सकता है। साथ में अगर उसके साथ कोई चाहे तो उसका एक फैमिली मेंबर उसमें ट्रेन हो सकता है और इसे बार बार हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो घर ही में अपना पेरिटोनियल डायलिसिस कर सकता है। तो दोस्तों, जैसा कि आज हम सर से बात कर रहे थे, रोहित सर आज हमारे साथ में हमारे स्टूडियो में मौजूद है और रोहित सर से चर्चा हो रही थी किडनी डिजीज को लेकर के। तो उम्मीद है कि आपने किडनी से संबंधित जितनी बातें हमने सर के साथ की है आपने सुनी, समझी, जानी है और ये आपको बहुत हद तक के अवेयर करने के लिए काफ़ी है। अब जितना भी कुछ मटेरियल आप हमारे चैनल से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं, इस पर आपके अगर कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल लिखिए ताकि हम इन्हीं कंसल्टेंट्स से आपके लिए वो सवालों के जवाब भी हासिल करें या फिर यही लोग अपने तरफ से आपको वहाँ जवाब दे दें ताकि आपको पता चल जाए कि आपने जो सवाल पूछा है उसका आंसर ये है करके। और अगर वहाँ कमेंट बॉक्स में नहीं मिलता है तो हम अगले फिर किसी शो में किसी कंसल्टेंट के साथ बात करेंगे तो उस पर भी हम आपसे बात कर सकते हैं, बता सकते हैं आपको। जैसे कि एक आजकल कई सारी चीज़ें ऐसी हो गई है कि जो बीमारियां रिवर्सल पे जा रही है, वापस हो जा रही है, शरीर अच्छे हो जा रहे हैं, हेल्थ की तरफ बढ़ रहे हैं और हेल्थ से ज़्यादा हेल्दी होते जा रहे हैं लोग। तो इसके लिए भी क्या करना चाहिए, ये सारी जानकारी आपको हमारे चैनल से मिल रही है। तो प्राइमरी ये है कि आप बीमारी को होने से पहले खुद को स्वस्थ रख लें। दूसरा ये है कि बीमारी के सिम्टम्स को आप पहचान लें। पहचानते ही तीसरा ये है कि सबसे पहले उस कंसल्टेंट के पास जाए जो उस सिम्टम्स या उस बीमारी का एक्सपर्ट है। ज़्यादा टाइम इधर उधर वेस्ट ना करें। वेस्ट करने से बेहतर है कि आप है तो प्रॉपर कंसल्टेंट के पास जाए। हमारा उद्देश्य यही है और हमारे उद्देश्य को आप समझ रहे हैं। तो आपने ये वीडियो को अभी तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और सर आपसे भी हम बहुत बहुत शुक्रिया कहेंगे क्योंकि आपका जो नॉलेज है वो हमारे दर्शकों को बहुत काम आने वाला है। आइंदा फिर कभी किसी और चीज़ पे आपकी ज़रूरत पड़ सकती है हमें, तो हम आपको फिर तकलीफ देना चाहेंगे तो आपके बिजी शेड्यूल से फिर थोड़ा सा वक्त हम चुराएंगे आपके लिए। आपके का वक्त चुरा के जनता को देंगे, हम अपने दर्शकों को देंगे। तो सर आपने तशरीफ लाए हमारे स्टूडियो में, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों की तरफ से, हमारी तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया है सर। और अल्लाह आपको और बरकत दे, आपके हाथ में और शिफा दे और आप जिन भी पेशेंट्स का इलाज करें वो जल्दी से जल्दी अच्छे हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा उनको शिफा हासिल हो। ये हमारी दुआएं भी है सर आपके लिए। तो दोस्तों दुआएं करते रहिए, एक दूसरे को दुआएं देते रहिए। ये जीवन है, जीवन एक दूसरे की दुआओं से चलता है। बीमारियों को ठीक करना डॉक्टर और दवा का काम है, लेकिन उसको असर में लाना दुआ का काम है। सही है सर? बिल्कुल जी। तो दुआएं एक दूसरे को देते रहिए और हेलो डॉक्टर के साथ जुड़े रहिए। हेलो डॉक्टर के शो को देखते रहिए, अपने आसपास लोगों को दिखाते रहिए और इस देखने, दिखाने, मिलने के संबंध को रिश्तेदारी में बदलने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाला बटन याद से दबा दीजिए ताकि आपको हर एक शो देखने मिल सके। दोस्तों आपसे इजाजत लेंगे और आपसे दरखास्त करेंगे कि आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, तंदुरुस्त रहे। तंदुरुस्ती लाख नियामत है। और साथ ही साथ एक आपसे है तो इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे चलने से पहले। सर आजकल के ट्रीटमेंट जो है बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो गए हैं, तो ये जो पीडी, एसडी और केआई, केटी, ये सारे के सारी चीज़ें किसी सरकारी योजना के तहत भी की जा सकती है? बिल्कुल, हीमोडायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस, इनफैक्ट किडनी ट्रांसप्लांट के लिए भी अभी सरकार बहुत सारी स्कीम्स है जिसका लाभ आप उठा सकते हैं। हीमोडायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट इन सरकारी योजना में कवर होती है। ओके। तो दोस्तों जो आपके जेब पे खर्च आने वाला है उसको सरकार के योजनाओं के माध्यम से भी पूरा किया जा सकता है। और अगर सरकार की योजनाओं के तक आप नहीं पहुंचना चाहते तो हमारी आपसे दरखास्त है कि आप हेल्थ इंश्योरेंस अपने पास, मेडिकल इंश्योरेंस अपने पास में ज़रूर से रखें ताकि वक्त पे जब आपको बीमारी आए तो बीमारी के वक्त में आपको पैसे की कमी की वजह से अपनी बीमारी को जूझने या इलाज कराने से रुकने की ज़रूरत ना पड़े। जहाँ योजना का इलाज मिलना है वहाँ योजना का में इलाज का फ़ायदा तो मिल ही जाता है, लेकिन जहाँ योजना आपके लिए कारगर साबित नहीं होती है तो वहाँ आपको इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा काम आता है।
इसी को ध्यान में रखते हुए हमने हमारे चैनल पे हेल्थ इंश्योरेंस अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू कर दिया है। आपको हमारे चैनल पे वो हेल्थ इंश्योरेंस अवेयरनेस प्रोग्राम भी देखने मिल जाएगा, ताकि आपको बीमारी में पैसे की व्यवस्था करने के लिए, घर बेचने के लिए, प्लाट बेचने या सोना गिरवी रखने की जरूरत ना पड़े, वो सबसे बचना है तो हेल्थ इंश्योरेंस को करना जरूरी है। दोस्तों अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज।